दोस्तों 3 दिन पहले शेख हसीना एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश उन्होंने एक डिक्लेरेशन करा है कि सडनली शी सेड आई वांट टू गो बैक टू बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश वापस जाऊंगी और जो भी अगर ट्रायल है मैं फेस करूंगी वगैरह वगैरह। ये उन्होंने बोल दिया शेख हसीना ने, और शेख हसीना ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी। अब बांग्लादेश में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, वी वांट यू टुमारो, आप तो कल ही आ जाओ। मैं इसके पीछे भी आपको पूरी पॉलिटिक्स समझाता हूं कि शेख हसीना ने जो किया वो क्यों किया, और बांग्लादेश में जिनको खुजली हो रही है वो खुजली क्यों हो रही है। दोस्तों देखिए, एक दो बातें समझनी पड़ेंगी हमें। सबसे पहले शेख हसीना ने ऐसा क्यों किया। बात यह है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश जाती हैं, जाहिर सी बात है उनको पनिशमेंट मिलेगी। अब या तो शेख हसीना की बात हो गई है बांग्लादेशी अथॉरिटीज के साथ कि ठीक है, तुम मुझे पनिश करना, तुम मुझे हाउस अरेस्ट के अंदर रखना और मैं अपने घर के अंदर रहूंगी, उसको तुम सब जेल डिक्लेयर कर देना और उसके बाद ठीक है मैं वहीं पे रहूंगी और जितने भी मेरे दिन है जीवन के मैं वहां पे काटूंगी। अब दोस्तों आप ये बोलेंगे कि जब वो भारत में कंफर्टेबल हैं तो बांग्लादेश क्यों जाना चाहती हैं। दोस्तों कारण ये है कि जो उनकी पार्टी है आवामी लीग आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा परेशानियों से गुजर रही है। बहुत ज्यादा परेशानियों से आवामी लीग गुजर रही है। आवामी लीग जो है, जब शेख हसीना वहां से निकल गई बांग्लादेश से और भारत आ गई, तो एक एक करके आवामी लीग के लीडर्स को टारगेट किया गया। कई लोगों को मार दिया, कई लोगों को जेल में डाल दिया, कई लोग भाग गए विदेश। अगर शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाती हैं तो फिर आवामी लीग में एक नई जान आ जाएगी। आज की तारीख में इट इज प्रीटी मच लीडरलेस। और चाहे आप तारिक रहमान की पार्टी का नाम लीजिए, ठीक है, चाहे आप शेख हसीना की पार्टी का नाम लीजिए, ये दो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बांग्लादेश में, ये फैमिली कंसर्न्स हैं। ये परिवारवाद से ही चल रही है पार्टी, दोनों की दोनों, ठीक है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान की, उनकी भी फैमिली वेंचर है, इट्स अ फैमिली फर्म। और ये जो आवामी लीग है ये भी फैमिली फर्म है लगभग। तो इनके बाप दादा इसी पार्टी में थे, किसी की मां इसी पार्टी में थी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, दे आर इसेंशियली कमिंग डाउन फ्रॉम दैट बेसिक रूट दैट विदाउट द फैमिली। और जगह भी होता है, भारत में भी ऐसी कई सारी पार्टी हैं जो कि एक परिवार के नाम से चलती हैं। और जब परिवार का कोई सदस्य वहां पे नहीं रहता तो फिर पार्टी को ऐसा लगता है कि उसका वजूद खत्म हो गया। उस पार्टी को, उस पॉलिटिकल पार्टी को लगता है, क्योंकि उनको इतने सालों से यह बताया गया है कि अगर परिवार नहीं है, अगर वो फैमिली नहीं है जिसने पार्टी बनाई है या पार्टी को जो लीड कर रही है, अगर वो परिवार का सदस्य नहीं है फिर पार्टी कैसे चलेगी। तो ये सिर्फ एक बांग्लादेश की प्रॉब्लम नहीं है, भारत में भी यही मामला है। अब अगर वो चली जाती है वापस, जाहिर सी बात है उनको सजा मिलेगी, उनको खुला नहीं छोड़ेंगे। बिकॉज जितनी भी गोटियां फिट कर रखी हैं चेस बोर्ड पे, जितने भी प्यादे वहां पे लगा रखे हैं, देयर इज नो वे दैट शेख हसीना कैन एस्केप पनिशमेंट आफ्टर गोइंग टू बांग्लादेश। वो हो ही नहीं सकता। उनको पनिशमेंट मिलेगी, वो सजाए मौत मिले, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिले या कुछ और मिले, लेकिन पनिशमेंट उनको मिलेगी, यह बात तो तय है। लेकिन अगर वो बांग्लादेश चली जाती हैं और उनको पनिशमेंट मिल जाती है तो आवामी लीग दोबारा खड़ी हो जाएगी। आवामी लीग एक बार दोबारा खड़ी हो जाएगी। आज की तारीख में इंडिया में रहते हुए आप बांग्लादेश की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, यह बात तय है। यह बात तारिक रहमान भी जानते हैं, क्योंकि तारिक रहमान खुद 1.5 दशक से और 1.5 दशक से ज्यादा से लंदन में रह रहे थे। भाई तारिक रहमान पिछले इतने सालों से कहां पे थे। दोस्तों तारिक रहमान की मदर बेगम खालिदा जिया, जब उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई और फिर उनकी डेथ हो गई, एट दैट पॉइंट इन टाइम तारिक रहमान केम बैक आफ्टर लिविंग इन द यूके फॉर मोर देन 1.5 decades। फिर वो अचानक वहां पे आते हैं, लोग उनको वेलकम करते हैं और वो थंपिंग मेजॉरिटी के साथ देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वही परिवारवाद, और दोनों पार्टियों का है ये सिर्फ तारिक रहमान का नहीं है, ये शेख हसीना की पार्टी के साथ भी यही प्रॉब्लम है। वो सिंगल फैमिली वाला मामला है कि परिवार से कोई होगा तब लोग उसको वोट देंगे, वरना नहीं देंगे। अच्छा, अब पार्टी में जान आ गई, पार्टी चुनाव लड़ेगी। हो सकता है जब पार्टी चुनाव लड़े तो पार्टी चुनाव जीते, फिर जब चुनाव जीते तो फिर पार्टी फिर इनको जेल से निकाले और वापस प्रधानमंत्री बना दे, या फिर कम से कम ये तो हो कि पार्टी में दोबारा एक बार जान आ जाए।
लेकिन एक बात तो तय है कि अगर शेख हसीना वापस पहुंच जाती हैं बांग्लादेश तो छोड़ेंगे नहीं उनको। और शेख हसीना, मैं आपको फिर बताता हूं, शेख हसीना इनके फादर को भी मार दिया था, ठीक है, इनके फादर को भी मार दिया था और बांग्लादेश की फौज ने मारा था इनके फादर को, इनके फैमिली मेंबर्स को मार दिया था। आज की तारीख में जो बांग्लादेश की फौज है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल मामलों से पीछे हटी हुई है, क्योंकि उनका आर्मी चीफ है, ही वांट्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज अ पर्सन हु इज एपॉलिटिकल, तो उन्होंने वन स्टेप बैक ले लिया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बांग्लादेश की फौज में जमात इस्लामी के काडर भरे पड़े हैं। यह भी सच है, यह भी सच है कि जमात इस्लामी जो इंडियन बॉर्डर है, जो बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है, उसमें कई जगह जमात इस्लामी जो है वो जीत गई इलेक्शंस, और जमात इस्लामी यह चाहती है कि बांग्लादेशियों को भारत के अंदर पुश करा जाए, राइट? बिकॉज इन देयर ओन माइंड, इन द माइंड ऑफ जमात इस्लामी, बॉर्डर्स आर इरेलीवेंट, उनको बॉर्डर समझ में नहीं आते, राइट? अच्छा, यह बात नहीं है कि इस्लाम डज नॉट रिकॉग्नाइज द नेशन स्टेट, यह बात नहीं है। इस्लाम कहता है कि नेशन स्टेट्स होते हैं, नेशन स्टेट को तवज्जो नहीं दी जाती, बिकॉज फिर बात आ जाती है उम्मत की, या जिसको आप उम्मा कहते हैं, द ग्रेटर ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम अक्रॉस द वर्ल्ड, कि अगर सर में किसी को दर्द हो या सर पे चोट लगे तो पैर को भी दर्द होगा। एक मुहावरा किस्म का है, समझाने के लिए है कि साहब अगर मोरक्को में किसी मुस्लिम को दर्द होता है, उसके खिलाफ जुल्म होता है, तो बांग्लादेश में दर्द महसूस होगा किसी और मुसलमान को, जबकि वो कभी मोरक्को नहीं गया और ये कभी बांग्लादेश नहीं गए। तो एक कॉन्सेप्ट है जो कि बताया गया है। अब आप अवामी लीग ले लीजिए, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ले लीजिए, आप जमात इस्लामी ले लीजिए, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमें बताया गया कि सब स्टूडेंट्स की वजह से यह पूरा का पूरा मामला हुआ, पूरा का पूरा बवंडर हुआ, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स। और एक दिन शेख हसीना को बोला कि बस ठीक है, भागो यहां से, वरना हम तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, और वो फ्लाइट पकड़ के इधर आ गई। मोहम्मद अमीनुल इस्लाम है चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, एक उन्होंने बनाई है अपनी, तो उसके चीफ प्रोसिक्यूटर है, और वो कह रहे हैं कि वी वांट यू टुमारो। ये चीफ प्रोसिक्यूटर है, यानी कि सरकार की तरफ से ये प्रोसिक्यूशन करेंगे। ये तो कह रहे हैं कल आ जाओ। तो इंटेंट बिल्कुल क्लियर है, शेख हसीना विल नॉट गेट जस्टिस इन बांग्लादेश। और ये जितने भी चार्जेस इन्होंने शेख हसीना के ऊपर लगाए हैं, ये सारे के सारे ट्रम्ड अप चार्जेस हैं। अब चार्जेस क्या हैं? इन्होंने मरवा दिया, इन्होंने लोगों के ऊपर गोलियां चला दी। लोगों के ऊपर, भाई लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी तो लोगों के ऊपर गोलियां, तो आज की तारीख में जब शेख हसीना पावर में नहीं थी और बेगम खालिदा जिया थी, तो उन लोगों ने भी इनके ऊपर गोलियां चलाई थी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यह बड़ा कॉमन है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में सबसे कॉमन क्या है? पोस्ट इलेक्शन वायलेंस। प्री इलेक्शन या ड्यूरिंग इलेक्शन वायलेंस आपने हर जगह देखा होगा आपने। पोस्ट इलेक्शन वायलेंस इज यूनिक टू बांग्लादेश। यूनिक ये है कि देखो, किसी को बू करना और किसी पे अंडे फेंकना वो अलग बात है, घर के घर फूंक देना और मर्डर कर देना और ये सब, ये बड़ा कॉमन है बांग्लादेश में। इलेक्शन आप जीत गए, आप सेलिब्रेट कैसे करते हैं कि जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया या जिन लोगों ने आपके खिलाफ कन्वेंसिंग करी, आप उनके घर पे जाओ, औरतें उठा लो, घर फूंक दो। जब हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी बांग्लादेश में और हिंदुओं के ऊपर जिसको कहते हैं जुल्म हो रहा था बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के जाने के बाद, तो बोला कि नहीं, हम इनको इसलिए टारगेट नहीं कर रहे क्योंकि वो हिंदू हैं, हम इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो शेख हसीना को सपोर्ट करते थे। अब इस बात में आपको कोई सेंस लगा कि हम इसलिए टारगेट कर रहे थे क्योंकि अगर कुछ हिंदू शेख हसीना को सपोर्ट करेंगे तो आप उनको टारगेट करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फेयर प्ले है नहीं बांग्लादेश में। द मैच इज फिक्स्ड एंड द लोकल पीपल, द कॉमन पीपल ऑफ बांग्लादेश, दे ऑल्सो बिलीव दिस नॉनसेंस कि जो शेख हसीना है, शी इज टोटली सपोर्टेड बाय इंडिया। शी इज टोटली सपोर्टेड बाय इंडिया। भाई अगर शेख हसीना इज टोटली सपोर्टेड बाय इंडिया क्योंकि वो इंडिया आ गई रहने के लिए, तो आप ये बताइए, जो आपका प्राइम मिनिस्टर है तारिक रहमान, जो तारिक रहमान है, इज ही सपोर्टेड बाय द यूके? वो तो 15 साल से ऊपर रह के आया यूके में। कैन वी देन अज्यूम, आई एम जस्ट आस्किंग अ रिटोरिकल क्वेश्चन, लेट दिस बी हाइपोथेटिकल इन द ट्रूएस्ट सेंस, can we then assume that because he lived for over 15 years, close to 17 years if I'm not mistaken, Tariq Rahman lived in the UK, therefore Tariq Rahman coming back to Bangladesh and winning elections, is this a Western conspiracy? You can make that argument.
because then the rules have to be same for Tariq Rahman and for Sheikh Hasina. You can't have two different parameters. अगर शेख हसीना का भारत में रहना भारत की साजिश है, तो क्या तारिक रहमान का बांग्लादेश में जाके इलेक्शन जीतना यूके और वेस्टर्न पावर्स की साजिश है? सोचिएगा इसके ऊपर। बाकी जो बात है, जो इंडिया कह रहा है कि ठीक है ये इंटरनल मामला, आई कैन टेल यू वन थिंग, कई बार बांग्लादेश की सरकार ने, और इन्हीं की सरकार थी है, शेख हसीना की सरकार, इन्होंने यूके को लिखा कि आप एक्स्ट्राडाइट करवाइए तारिक रहमान को। तारिक रहमान मुजरिम है, तारिक रहमान एक गलत आदमी है। द करंट एट दैट टाइम, नॉट टुडे बट एट दैट टाइम, द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, हेडेड बाय शेख हसीना, कंसिडर्ड तारिक रहमान टू बी अ क्रिमिनल हु हैज डन सम क्राइम। और तारिक रहमान चलाते भी थे अपना अड्डा बांग्लादेश में। when his mother was the prime minister, बेगम खालिदा जिया, the late बेगम खालिदा जिया, तो तारिक रहमान ये अपना एक अलग से अड्डा चलाते थे और वहां से ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सब होता था। एंड दिस आई हैव रेड फ्रॉम बांग्लादेशी न्यूज़पेपर। सो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। ही इज टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। फिर जब तख्ता पलट हुआ, फिर ये विदेश चले गए। तो ये बांग्लादेश में, ये देखिए, सब आपको सिमिलैरिटी मिल जाएगी बोथ द पार्टीज में, ठीक है जी। लेकिन भारत के लिए मैं एक बात खास कहना चाहता हूं। अगर भारत ने बोल दिया शेख हसीना को कि ठीक है आप वापस चले जाइए, आपकी मर्जी है, ठीक है, भारत ने प्रेशर बनाया, मैं दो बातें भारत को बता देता हूं कि इससे यह हो जाएगा कि भारत, इट कैनॉट लुक आफ्टर जिनको भारत ने शरण दिया, भारत उनका ध्यान नहीं रखता। मैं आपको बता रहा हूं आज की तारीख में, आप भेज सकते हैं उनको, कोई बात नहीं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि यही जो शेख हसीना है, इन्होंने चिट्ठी लिखी थी यूके की सरकार को कि तारिक रहमान को वापस भेजो, उन्होंने नहीं भेजा उन्होंने। यूके की हैसियत बहुत कम है आज की तारीख में, ठीक है, इट इज नो लॉन्गर दैट काइंड ऑफ सुपर पावर। नहीं भेजा यूके ने वापस यार, वो रह के आया आराम से, फिर आया, चुनाव जीता, कहानी खत्म। भारत अगर भेज देता है तो भारत के ऊपर वो चीज हर समय के लिए एक मार्क सा लग जाएगा कि यार मेहमान थी, इन्होंने शरण दिया और फिर इन्होंने प्रेशर डाला। भारत ने ना प्रेशर डाला हो, स्वेच्छा से जा रही हूं, वो स्वेच्छा से वापस जा रही हूं, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, पहली चीज है। दूसरी चीज है कि अगर भारत को यह लगता है कि शेख हसीना को हैंडओवर करके, हैंडओवर नहीं, खुद मर्जी से जा रही हैं, लेकिन उनके वापस जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई रिश्ते ठीक नहीं होने, इसमें एक सिस्टमिक फेलियर है, और सिस्टमिक फेलियर है बांग्लादेश के अंदर। अभी अपनी पहली ट्रिप के लिए वो चाइना पहुंचे, क्यों? क्योंकि सबको एक बार जीवन में जो भी ऐसा बंदा आता है हमारे इर्द गिर्द, उसको एक बार चाइना की खुजली लगती है। चाइना की खुजली लगती है। वो श्रीलंका में लगे, वो मालदीव्स में लगे, वो नेपाल में लगे, जो भी इनके बड़े बड़े लोग हैं वहां पे, मैं इन देशों की बात नहीं कर रहा, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं, उनको एक बार चाइना की खुजली जरूर लगती है। फिर बाद में जब वो फंसते हैं और मदद करने के लिए चाइना मुंह मोड़ लेता है और भारत बीच में आता है, तब वो कहते हैं कि नहीं यार, चलो 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 बातचीत कर लेते हैं। मालदीव्स में यही काम हुआ था। तो आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग डिफरेंट, जो हो चुका है मैं वही बात आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। तो अगर भारत में किसी को भी लगता है, किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी डिप्लोमेट को यह लगता है कि साहब आप शेख हसीना को बोलें कि मैडम ठीक है आप जाना चाहती हैं, चले जाइए वहां पे, और शेख हसीना के जाने से शेख हसीना को फांसी की सजा दें, उम्र कैद दें, जो मर्जी सजा दें, राइट, बरी तो करेंगे नहीं उनको, तो जो मर्जी सजा दें, उसके बाद यह हो जाएगा कि भारत के साथ रिश्ते ऐसे ठीक नहीं होने वाले बांग्लादेश के। ये जो भारत के खिलाफ हेट्रेड है, इसमें जमात इस्लामी का हाथ है, और जो बांग्लादेश के अंदर इस्लामिस्ट रेडिकल्स हैं उनका हाथ है, एंड दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू पाकिस्तान। आप कुछ कर लीजिए, ये नहीं होने वाला। अगर आप ये चाहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ठीक हों, देन यू मस्ट टेक स्टर्नर एक्शन। अच्छा बनके कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बताता हूं। जब तक आपको लगेगा कि सब पुलाव पक गया है और हमने पुलाव खाया है, तब तक आप देखेंगे कि लाल मोनिर हाट में एयरबेस बन चुका होगा पीएलए का, और दूसरा मोंगला पोर्ट चाइना निगल चुका होगा। बिकॉज चाइना मूव्स वेरी फास्ट। इन स्पाइट ऑफ देयर साइज, चाइना मूव्स एट लाइटनिंग स्पीड व्हेन दे वांट टू मूव। व्हेन दे डोंट वांट टू मूव, देन दे डोंट मूव। बट व्हेन चाइना डिजायर्स स्पीड, देन चाइना डिलीवर्स स्पीड। ये आपको समझना पड़ेगा। आपको बांग्लादेश से बात करनी पड़ेगी एज नेबर्स, एज फ्रेंड्स, लेकिन आपको बांग्लादेश को यह बताना पड़ेगा कि वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर इन योर टाइम ऑफ नीड। बट रिमेंबर, for every action that you take against India, there are costs and consequences.
ऐसा नहीं हो सकता कि हर साल हमारे बजट से तुम्हें पैसा मिलता जाए और तुम जहर उगलते रहो, क्योंकि तुम्हें अपनी एक डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को आपको अच्छा करना है कि नहीं कोई बात नहीं, जमाते इस्लामी भाड़ में गया, जमाते इस्लामी 2 कौड़े का जमाते इस्लामी भारत के सामने कोई औकात नहीं है उसकी। ये पाकिस्तानी एजेंट है, एंड वी शुड रियलाइज दैट टुवर्ड्स आवर ईस्ट देयर इज अ रेडिकल इस्लामिस्ट पाकिस्तानी प्रेजेंस, और उसका नाम जमाते इस्लामी है। उनकी जबान अलग हो सकती है, लेकिन माइंडसेट वही है। एंड दे वर द पीपल, ये जो जमात इस्लामी वाले लोग हैं ना, जब 1970 1971 ऑपरेशन सर्च लाइट, जब बंगालीज को मारा जा रहा था, जब उनके इंटेलेक्चुअल्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा था, जब यह बोला जा रहा था कि इनकी कत्लो गारत करो, उस औरत को उठाओ, इस आदमी को मारो, ये सब आइडेंटिफाई करने वाले जमात इस्लामी वाले थे। ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश के सगे नहीं हैं। दे विल नेवर वांट पीस विथ इंडिया, सो इंडिया हैज टू टेक फर्म स्टेप्स नाउ। Sheikh Hasina going back to Bangladesh is nothing short of a death warrant for her.